अब हमारा जो ये टॉपिक है थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रिशियन बनने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिशियन अधिकांश जो काम होता है उसका मेनली वायरिंग से ज्यादा पड़ता है। वहाँ वायरिंग की जरूरत आपको समझ होनी जरूरी है। घर वो वायरिंग घर की भी हो सकती है, प्लस इंडस्ट्री की भी हो सकती है। अच्छा, वायरिंग में जो हम देखते हैं, तो जब भी आप कोई भी संस्थान की वायरिंग करने जाओगे, तो वहां आपको सबसे पहले कुछ चीजें करनी होगी। जैसे कि आपको वहां एक एस्टिमेट बताना पड़ेगा कंज्यूमर को कि इस वायरिंग में लगभग कितना मटेरियल लगेगा और कितना खर्चा आएगा। दूसरी चीज आपकी प्लानिंग होगी कि वहां पर कितने पॉइंट्स लगेंगे आपके वायरिंग के, आपके सॉरी आपके फैन के, लाइट के, पावर के। ये भी आपको कॉस्टिंग में निकालना होगा, तभी आप उसको मेन कॉस्ट बता पाओगे कंज्यूमर को। तो ये सारी चीज हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे, किस प्रकार से वायरिंग की जाती है, उसके क्या नियम है, और क्या क्या हमें यहाँ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपका आता है वायरिंग करने से पहले आपको सबसे पहले एक वायरिंग डायग्राम बनाना होता है। यानी आप कोई भी वायरिंग कर रहे हो उसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि किस रूम के अंदर आपको क्या क्या पॉइंट लगाने हैं और क्या क्या लोड वहां रहेगा। तो उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वायरिंग डायग्राम का यूज करते हैं। अब देखिए, वायरिंग डायग्राम में हमें जैसे फैन दिखाना है या लैंप दिखाना है या अलग पावर पॉइंट दिखाना है या स्विच दिखाना है, तो अगर हम फिजिकली अगर वहां पर वो उपकरण का डायग्राम वहां बनाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लेंथी होगा और बहुत अननेसेसरी हमारा वहां पर मेहनत वहां लग जाएगी वो बनाने में, जो कि प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ सिंबलों का यूज करते हैं जिसके द्वारा हम वहां पर उस स्विच को दर्शाते हैं। और इनको बनाना इजी होता है, डायग्राम भी इसका बनाना इजी होता है। तो इसलिए हम कुछ सिंबल होते हैं, BIS सिंबल, ये आपने पहले भी नाम सुना होगा। देखिए, BIS सिंबल, BIS का मतलब होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका मानक डायग्राम, मानक जो चिन्ह होता है वो मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ है। इस तरह से उसका सिंबल आता है आपका। जो BIS है वो एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है इंडिया की, जो कि मानकीकरण करने का कार्य करती है। BIS जो है हमारी, वो कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर आती है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1986 में की गई थी। हेलो।
तो BIS के जो था 1986 के अंदर अपना 1986 के अंदर था, तब स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो अभी दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब देखिए BIS क्या चीज है यहाँ और समझते हैं। तो विद्युत अभियांत्रिकी में परिपथ में विभिन्न भागों को दिखाने के लिए हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। जो प्रतीक होते हैं आपके BIS सिंबल होते हैं, इन प्रतीकों को दिखाने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम? BIS सिंबलों का यूज करते हैं। अच्छा, जितने भी हम ये सिंबल यूज करेंगे ये सारे BIS ने प्रमाणित करे हैं कि इसके लिए आप इस सिंबल का उपयोग करोगे। ताकि ऐसा करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि देखिए कि हर स्टैंडर्ड में अगर अलग अलग सिंबल का यूज करेंगे तो कोई मान लीजिए कोई वायरमैन वहां जाएगा तो वो उस वायरिंग डायग्राम को समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा मानक होना जरूरी था पूरे इंडिया में कि सब जगह वो एक सिंबल का यूज ही किया जा सके, ताकि कोई भी वायरिंग डायग्राम पढ़े तो उसको आसानी से वो समझ में आ जाए। तो इसलिए इन्होंने मानकीकरण करके ऐसे सिंबलों को डिसाइड किया ताकि कोई भी वायरिंग डायग्राम यूज करे तो उसको वो चीज समझ में आ जाए। अब देखिए, क्योंकि युक्तियों ये मैंने आपको बता दिया है। अब कुछ BIS सिंबल यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन BIS सिंबल के लिए यहाँ पर अपना अनुदेश एक बोल सकते हो डायरेक्टरी है 2032 के अंदर। यानी BIS का कोई नियम है 2032 जिसके अंदर ये BIS सिंबल दिए हुए हैं हमें इलेक्ट्रिकल रूल्स के अंदर। अब देखते हैं कि BIS सिंबल कौन कौन से होते हैं और क्या क्या ये रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं एकल पथ स्विच या एकल ध्रुव, यानी ये है आपका एक स्विच का सिंबल है जिसमें दो प्रतीक दिए हुए हैं इनका। ये इस तरह के भी यूज किए जा सकते हैं और इस तरह के भी यूज किए जाते हैं। जैसी अपनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका उपयोग तो हम कोई भी सर्किट डायग्राम बना रहे हैं, है ना, पर किसी भी एक निश्चित डायग्राम बना रहे हैं उसके अंदर यूज करते हैं। और इनका यूज हम क्या कर रहे हैं, पूरी बिल्डिंग का जब हम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तब हम इनका यूज करते हैं। तो केवल एक सिंपल सर्किट का यूज करना है तब हम ये बनाएंगे, और पूरी बिल्डिंग का अगर हमें डायग्राम बनाना है या लेआउट बनाना है तो उसमें हम इसका यूज करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सिंगल स्विच का यही आपने नॉर्मल जो घरों के अंदर स्विच यूज करते हैं उसका सिंबल है ये वाला। और ये आपको नजर आ रहा होगा, ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच को इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसमें यहाँ पर दो लाइन हो गई। और अच्छा सॉरी, ये टू वे स्विच नहीं है, ये टू पोल स्विच है। ये सिंगल पोल स्विच है, ये टू पोल स्विच है तो ये एकल परिपथ मगर ये टू पोल स्विच है। और ये आपके थ्री पोल स्विच है जिसमें तीन पोल है आपके, है ना। नीचे आपका टू वे स्विच है, ये टू वे स्विच का सिंबल है। ये भी आपका टू वे स्विच का सिंबल है। ये आपका इंटरमीडिएट स्विच जो आता है उसका सिंबल है। ये आपका पुश बटन जो होता है, यानी आपका जो बेल स्विच होता है उसका सिंबल है। तो ये सिंबल आपको मैंने इसमें दिए हुए हैं। आप नॉर्मल मेन सिंबल में आपको बता देता हूँ, बाकी आप इससे देखकर आप इनको याद कर लेना। ठीक है ना। मेन सिंबल जो आपके ज्यादा यूज होते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आपका सॉकेट हो गया, तो सॉकेट आपको ज्यादा यूज होता है, तो ये सॉकेट का सिंबल है ये और ये वाला। ठीक है, ये 6 एम्पियर का सॉकेट है। 16 एम्पियर का सॉकेट आपको दर्शाना है तो ये पावर सॉकेट जो आते हैं आपके वो इस तरह से दर्शाओगे आप। लैंप या लाइट कोई भी आपको दर्शानी है तो वो इस प्रकार से दर्शाओगे। फ्यूज फ्यूज दर्शाना है तो वो इस प्रकार से दर्शाया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन या मैन फ्यूज जो होता है उसको आप इस प्रकार से दर्शाते हो। बेल, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, बेल का सिंबल, बेल का और बजर का सिंबल कई बार पूछा गया हुआ है, तो आप इनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। बेल का सिंबल यहाँ इस प्रकार से होता है।
अर्थिंग का सिंबल ये होता है आपका। ये आपका सर्किट ब्रेकर है। ये आपके इंटरनल जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं आपके कनेक्ट करने के, वो है यहाँ पर। ये आपका फ्यूज लिंक है, जो फ्यूज लिंक आप दर्शाते हैं वो है। प्लग और सॉकेट, यहाँ पर क्या है, प्लग और सॉकेट दोनों आ गया। ऊपर केवल क्या था, आपका सॉकेट था। यहाँ पर प्लग और सॉकेट दोनों को दर्शाना है, तो वो वहां पर हम इस सिंबल का यूज करेंगे। सीलिंग रोज, सीलिंग रोज आगे मैं बताऊंगा क्या चीज है, आपको अभी बता दूंगा सीलिंग रोज क्या होता है। उसका सिंबल ये है। अब देखिए वायरिंग, यहाँ वायरिंग के लिए हम किस प्रकार के सिंबल का उपयोग करते हैं। तो जैसे सामान्य वायरिंग है तो एक सिंपल जो रेखा होगी उसके द्वारा हम सामान्य वायरिंग का उपयोग करेंगे। और अगर सतह पर कोई वायरिंग हो रही है, यानी आपके सरफेस के ऊपर कोई वायरिंग है, तो उस जगह हम इस सिंबल का यूज करेंगे। और अंडरग्राउंड कोई वायरिंग है, यानी सतह के नीचे कोई वायरिंग है, तो इस प्रकार का सिंबल यूज करेंगे। अब इसी तरह से कंड्यूट वायरिंग करनी है, तो कंड्यूट अगर वायरिंग सतह के ऊपर है तो इसमें केवल यहाँ पर एक जीरो या आप बोल सकते हो सर्कल यहाँ पर लग जाएगा। और अगर आपका अंडरग्राउंड वायरिंग है कंड्यूट की, तो उसमें आपका इस प्रकार से होगा। जब ऊपर की ओर जाती हुई वायरिंग को इस प्रकार से दर्शाते हैं, यहाँ पर एक नोट है और ये या यहाँ पर एक सर्किल है, उसको ऊपर की तरफ दर्शाना है। नीचे की ओर जाएगा तो इस प्रकार से। और कमरे में ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली, यानी ऊपर और नीचे सब तरफ चल रही है, तो वो इस प्रकार से दर्शाएगी। अब देखिए यहाँ पर स्विच और आउटलेट अगर दोनों स्थित है, तो एकल स्विच विथ आउटलेट के साथ इस प्रकार से दर्शाएंगे। यानी आपका जैसे कोई लैंप है, वहां पर लैंप स्विच के साथ लगा हुआ है, होता है ना, बहुत से लैंप के अंदर स्विच उसी के साथ होता है, तो वो इस प्रकार से दर्शाते हैं। या आप बोल सकते हैं कोई बल्ब होल्डर है ना, उसके साथ अगर स्विच लगा है तो आप इस प्रकार से दर्शाओगे। पेंडेंट स्विच, ये भी आपका लटकने वाला एक स्विच आता है, वो इस प्रकार से दर्शाते हो। सॉकेट में आपको 6 एम्पियर, अच्छा सॉकेट विद स्विच, अगर सॉकेट के अंदर स्विच भी लगा हुआ है तो उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये 6 एम्पियर के लिए है, ये 16 एम्पियर के लिए। ठीक है, ये भी एक ही तरीका है संयुक्त स्विच और सॉकेट को दिखाने का। नीचे है आपका, जैसे आपको 40 वाट का लैंप दर्शाना है, तो ये 40 वाट के लैंप को तीन तीन लैंप अगर एक साथ लगे हुए हैं तो 3 × 40 इस प्रकार से दर्शाओगे। अगर लैंप आपका दीवार पर होल्डर के अंदर कसा हुआ है तो वो इस प्रकार से दर्शाओगे। आपके फ्यूज बोर्ड किस प्रकार से दर्शाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ लैंप और हैं, जैसे कि आपके छत से लटकने वाला, या आप बोल सकते हो प्रतिरोधक लैंप जो है वो इस प्रकार से दर्शाओगे। चेन लैंप, यानी चेन के साथ लटका हुआ लैंप, इस प्रकार से। अगर छड़ के साथ लटका हुआ है तो इस प्रकार से। ठीक है, और अगर उसके अंदर स्विच लगा हुआ है तो इस प्रकार से वो दर्शा सकते हो आप। और अगर वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, वहां पर वोल्टेज चेंज हो रहा है तो उसके साथ अगर कोई लैंप लगा है तो इस प्रकार से। आपातकाल बत्ती, यानी आपकी इमरजेंसी कोई वहां पर लैंप लगा हुआ है तो उसके लिए, या लाइट लगी, इमरजेंसी लाइट लगी है, उसके लिए ये सिंबल है आपका। और ये भी आपातकाल के लिए है, मान लीजिए वहां पर कोई आपातकाल हुआ है, घबराहट बत्ती बोलते हैं इसको। ठीक है ना। ये जल रोधी प्रकाश फिटिंग, यानी वाटर टाइट अगर कोई लैंप है तो इसको इस तरह से दर्शाएंगे। बोर्ड है आपके प्रकाश सर्च का परिपथ बोर्ड, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो लाइटिंग लोड वाले बोर्ड और एक पावर लोड वाले बोर्ड है ना। तो लाइटिंग वाले जितने भी बोर्ड है वो इस प्रकार से
जैसे स्विच रही मेन फ्यूज बोर्ड, यानी एक भी स्विच नहीं है और आपका मेन फ्यूज बोर्ड है, केवल फ्यूज लगे हुए हैं वहां पर, तो हम इस प्रकार से दर्शाएंगे सिंबल से। और अगर वहां पर स्विच भी लगा हुआ है, यानी आपका मेन स्विच जैसे आपने एमसीबी वगैरह वहां लगा रखी है स्विच बोर्ड के अंदर, तो वो उसको हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। स्विच रहित वितरण फ्यूज बोर्ड, ये तो क्या था, मेन फ्यूज बोर्ड। अब नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एक तो होता है आपका मेन, बाहर से जहां सप्लाई आती है वो सबसे पहले मेन फ्यूज बोर्ड में आती है ना, सबसे पहले मीटर में आएगी, मीटर के बाद आपके मेन फ्यूज यूनिट में और स्विच में लग जाती है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, आगे सर्किट को क्या करते हैं, अलग अलग भागों में बांट के रखते हैं। तो वो होता है आपका अलग अलग जगह बांटते हैं उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां हम हमारा बिल्कुल मीटर के बाद का जो बोर्ड होता है वो होता है मेन फ्यूज बोर्ड आपका। स्विच रहित वितरण बोर्ड इस प्रकार से दर्शाएंगे और स्विच रहित फ्यूज बोर्ड आपका इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब पावर बोर्ड की बात करते हैं, यानी पावर सर्किट। ये कहते हैं लाइटिंग सर्किट। लाइटिंग सर्किट के अंदर केवल आपके लैंप लगे हुए होते हैं, है ना, आपकी ट्यूबलाइट्स लगी हुई होती है, आपका फैन लगा हुआ होता है, या आपके 5 एम्पीयर तक के सॉकेट जो होते हैं वो आपके लाइटिंग लोड के अंदर जुड़ते हैं। तो वो उन सबको दर्शाने के लिए उनसे रिलेटेड जितने भी सर्किट है उनसे रिलेटेड बोर्ड ये है। और मान लीजिए आपको 16 एम्पियर का पावर प्लग लगाया हुआ है जैसे आपने, या आपने हीटर लगाया हुआ है, हीटर या गीजर लगाया है, तो ये सारे आपके क्या करते हैं, पावर सर्किट के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए हम सर्किट भी अलग बनाते हैं। स्विच रहित मेन फ्यूज बोर्ड, यानी मेन फ्यूज बोर्ड है पावर सर्किट का, मगर यहाँ क्या है, पावर सर्किट की बात हो रही है। ये पावर सर्किट आपका इंडस्ट्री में की वायरिंग को दर्शाने के लिए भी समझा सकते हो, या थ्री फेज में आपकी वायरिंग जो आ रही है उसको भी दर्शाने के लिए समझा सकते हो। इसको आप समझ सकते हो कि मान लीजिए आपकी कोई इंडस्ट्री घर की वायरिंग है और थ्री फेज है, तो उसके अंदर अगर आप वो पूरी पावर लाइन होगी और उसके अंदर आपको जो दर्शाना होगा, तो स्विच सहित मेन फ्यूज बोर्ड इस प्रकार से दर्शाएंगे। स्विच सहित मेन फ्यूज बोर्ड इसमें जैसे उसी की तरह होगा, बस इसमें हाफ हो गया और बाहर लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी ऊपर की तरह ही होगा, बस बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। और स्विच साइड वाला भी सेम टू सेम इसी की तरह से है, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। फिर ये बैटन वॉल है, प्रोजेक्टर है, तो ये बाकी चीजें आपकी, इससे फैन है ना, ब्रैकेट फैन है, यानी आपके साइड में लगते हैं जो फैन है, ये छत का पंखा है आपका, और ये दीवार वाला पंखा है आपका, ये एग्जॉस्ट फैन है आपका, ठीक है, रेगुलेटर है, ये आपके ज्यादा यूज होते हैं इसमें, ठीक है ना। टेलीविजन हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, सायरन हो गया, ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। हीटर हो गया, ये देखिए हीटर है यहाँ पर, तो ये लैंप है, तो ये एक बार सिंपल आप देख लेना और सारे आप नोट भी कर लेना। अब एक्सेसरीज पे आते हैं हम। सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो एक्सेसरीज यूज करते हैं उनके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कौन कौन सी एक्सेसरीज हम सामान्यतः यूज करते हैं वायरिंग करते समय। तो देखिए, विद्युत वायरिंग में प्रयोग होने वाली सुरक्षा समायोजन या नियंत्रक युक्तियों को वायरिंग साधन कहते हैं, यानी वायरिंग एक्सेसरीज कहते हैं। जितनी भी हमारी वहां पर सेफ्टी के लिए हमने कोई डिवाइस लगाई है, एडजस्टमेंट के लिए सेफ्टी के हिसाब से अकॉर्डिंग, जैसे कि फ्यूज, एमसीबी, ये सारी क्या है आपकी सुरक्षा सेफ्टी डिवाइस हो गई। समायोजन डिवाइस, या आप बोल सकते हो एडजस्टमेंट डिवाइस, जैसे कि रेगुलेटर, ये जितनी भी डिवाइस है ये आपके किस में आएगी, आपके समायोजन युक्तियों में आएगी। नियंत्रक युक्तियां, इसका मतलब कंट्रोलिंग डिवाइस। कंट्रोलिंग डिवाइस में आपकी स्विच, जैसे कि परिपथ को ऑन, लाइट को या फैन को ऑन या ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं, तो ये नियंत्रित युक्तियां इसके अंदर आएगी। तो ये जितनी भी युक्तियां हैं ये सारी क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज है, वायरिंग उपसाधन है। इन्हें हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका रेटिंग के अकॉर्डिंग। रेटिंग के अकॉर्डिंग इन एक्सेसरीज को हम बांट सकते हैं। आपकी रेटिंग के अकॉर्डिंग जो एक्सेसरीज आती है सामान्यतः 6 एम्पियर, 16 एम्पियर और 32 एम्पियर व 240 वोल्ट की रेटिंग में उपलब्ध होती है। अच्छा, पहले ये जो चलता था, पहले आपकी ये 5 एम्पियर 15 एम्पियर चलता था,
मगर अभी ये चेंज हो गया, ये ध्यान रखना। 5 एम्पियर की कोई भी डिवाइस नहीं आती, जैसे स्विच सॉकेट जितने भी आते हैं अब वो 6 एम्पियर और 16 एम्पियर में आने लगे हैं। पहले ये 5 और 15 एम्पियर में आते थे। अच्छा, यहाँ पर कुछ डिवाइस के मैंने देखिए डायग्राम भी दिए हुए हैं आपको, जैसे कि यहाँ पर ये 6 एम्पियर का आपकी पिन है, ठीक है। यहाँ पर 6 एम्पियर की स्विच लगे हुए हैं, ये 6 एम्पियर का स्विच है, ये भी 6 एम्पियर का स्विच है, और ये जितने भी सॉकेट है नीचे ये 6 एम्पियर का है। ये 16 एम्पियर के आपके पावर प्लग है, ये स्विच भी 16 एम्पियर का है यहाँ पर, ये 16 एम्पियर का, ये सॉकेट भी 16 एम्पियर का, और 32 एम्पियर के जो सॉकेट और पिन है वो यहाँ दिखाया मैं, देखिए यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। ये सामान्यतः आपके 3 फेज के अंदर आते हैं, जो 3 फेज के आपकी एसी होता है उसके कनेक्शन करने के लिए इस तरह के सॉकेट आते हैं, जो ऊपर से इस तरह से कवर होते हैं, और इनकी पिन इस तरह से अंदर से इसमें अंदर की ओर जुड़ी हुई होती है। तो ये 32 एम्पियर वाले हैं आपके, ठीक है। तो 32 एम्पियर में नॉर्मली आप 3 फेज का यूज करोगे, और 6 और 16 एम्पियर में नॉर्मली आप 240 वोल्ट तक ही उपयोग करोगे। तो रेटिंग के अकॉर्डिंग हम इनको इस प्रकार से बांट सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माउंटिंग, यानी उनको स्थापित करने के आधार पर हम एक एक्सेसरीज को भी बांट सकते हैं। तो देखिए स्थापन के आधार पर देखिए इनको 2 प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है सरफेस माउंटिंग टाइप, यानी सतह के ऊपर जितने भी हम डिवाइस एक्सेसरीज इंस्टॉल कर रहे हैं या लगा रहे हैं वो आपकी सरफेस माउंटिंग टाइप एक्सेसरीज के अंदर आएंगी। जैसे कि आपको ये टम्बलर स्विच नजर आ रहे हैं, आपने ये देखा होगा पुराने समय में इस तरह के स्विच यूज किए जाते थे जो कि बोर्ड के ऊपर लगते थे, है ना, ऊपर जुड़ते थे। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे ये स्विच है, ये आपका बोर्ड का फ्रंट कवर है, उसके ऊपर लग रहा है ये, ठीक है। इसके कनेक्शन भी वायर पीछे से डाल के आपको आगे की तरफ यहाँ लाकर यहाँ करने पड़ेंगे, यानी सतह के ऊपर की तरफ इसके कनेक्शन होंगे। फ्यूज हो गया, ये भी क्या है आपका सरफेस माउंटिंग टाइप है, इसमें भी क्या होता है कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है, पीछे की तरफ सतह के पीछे की तरफ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जितने भी ये वाला स्विच, ये 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 वाला, ये आपका देखना आपका सतह के ऊपर की तरफ रहता है, ये वाला भी स्विच। तो ये आपके सब क्या है सरफेस माउंटिंग टाइप के आपके यहाँ पर ये एक्सेसरीज है या उपसाधन है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लश माउंटिंग टाइप। देखिए फ्लश माउंटिंग टाइप आपके घरों में अभी जो स्विच यूज कर रहे हैं वो फ्लश टाइप की स्विच है। इसमें क्या होता है, स्विच ऑपरेट जो होता है वो तो सतह के ऊपर होता है, मगर कनेक्शन जो होते हैं वो प्लेट के अंदर की ओर होता है, यानी पीछे की ओर होता है ना। तो इसमें जो साधन होते हैं वो सतह पर और उसके पीछे की ओर हम इंस्टॉल करते हैं, और कंट्रोलिंग डिवाइस जो होता है वो आगे प्रोजेक्टेड होता है जिससे हम कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह के जितने भी स्विच आते हैं आपके फ्लक्स माउंटिंग टाइप एक्सेसरीज के अंदर आते हैं। प्रयोग के अनुसार, देखिए प्रयोग के अनुसार हम जो वायरिंग है में जितनी भी एक्सेसरीज हम यूज करते हैं उनको निम्न प्रकार से बांट सकते हैं, जैसे कि कंट्रोलिंग एक्सेसरीज, होल्डिंग एक्सेसरीज, सेफ्टी एक्सेसरीज, आउटलेट एक्सेसरीज और जनरल एक्सेसरीज। जिसमें कंट्रोलिंग एक्सेसरीज में मैंने आपको बता ही दिया था कि जैसे स्विच हो गया आपकी कंट्रोलिंग एक्सेसरीज है। होल्डिंग एक्सेसरीज में आपके जितने भी लैंप होल्डर आते हैं या आपके फ्लोरेसेंट लैंप या आप बोल सकते हो ट्यूबलाइट के जो होल्डर आते हैं वो आपके होल्डिंग एक्सेसरीज में आते हैं। सेफ्टी एक्सेसरीज के अंदर आपकी जितने फ्यूज हो गए, है ना, एमसीबी हो गई, वो सेफ्टी एक्सेसरीज के अंदर आते हैं। आउटलेट एक्सेसरीज के अंदर जैसे सॉकेट जिससे आप कोई भी आउटपुट लेते हैं वो आपके आउटलेट एक्सेसरीज में आ गई। और इसके अलावा जो जनरल एक्सेसरीज आप यूज कर रहे हो जैसे कि इंडिकेटर, इस तरह की जो एक्सेसरीज यूज कर रहे हो आप वो आपके सामान्य उपसाधन में आ गई, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग एक्सेसरीज के बारे में सबसे पहले देखते हैं कंट्रोलिंग एक्सेसरीज। तो देखिए कंट्रोलिंग एक्सेसरीज के अंदर क्या होता है, हम जो सामान्यतः यूज करते हैं वो स्विच का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले स्विच के बारे में ही यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए स्विच जो होते हैं
वो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्विच दिए हुए हैं। एक एक प्रकार की स्विच को हम यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से स्विच होते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंगल पोल वन वे स्विच। ठीक है, इसका देखिए यहाँ डायग्राम दिया हुआ है। ये सिंगल पोल वन वे स्विच है, ये टम्बलर टाइप का है, ये फ्लश टाइप का है, और ये 6 एम्पियर की रेटिंग में है। अब देखिए यहाँ पर सिंगल पोल यूज किया हुआ है, तो सिंगल पोल का मतलब यहाँ पर केवल 2 कॉन्टेक्ट होंगे, जिससे एक साइड से तो वायर आएगा और एक साइड से वायर आगे परिपथ में जहां भी जिससे भी इसको कंट्रोल करना है उसमें चला जाएगा। तो ये होता है आपका सिंगल पोल, है ना, जिसमें केवल 2 कॉन्टेक्ट होंगे आपके। ठीक है, और वन वे जिसमें क्या होगा, एक ही रास्ता होगा जाने का। ठीक है ना, दूसरा रास्ता नहीं है जाने का। तो ये होगा आपका वन वे टम्बलर स्विच जो आपको यहाँ दिया हुआ है, ये 6 एम्पियर के यहाँ दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट है आपका सिंगल पोल टू वे स्विच। देखिए सिंगल पोल टू वे स्विच जो होता है उसका डायग्राम देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली 3 कॉन्टेक्ट होते हैं। आप देखना, आपका जो स्विच टू वे स्विच देखोगे वो इस प्रकार से होंगे, जिसमें देखिए 3 टर्मिनल होंगे, 1 2 और 3। ये फ्लश टाइप के इसके अंदर समझाया हुआ है। ये टम्बलर टाइप का है, इसमें भी 3 होते हैं और इसमें भी 3 होते हैं। ठीक है ना, इसमें 2 रास्ते होते हैं जाने के लिए, यानी ये 2 कॉन्टेक्ट बनाता है। जैसे कि इसके अंदर तो क्या होगा, दो दो कॉन्टेक्ट है, उसके बीच में वो एक ही रास्ते में कॉन्टेक्ट बनाएगा। जबकि इसमें क्या होता है, ये मिडल वाला जो पॉइंट होता है वो ऊपर भी कनेक्ट होता है और नीचे भी कनेक्ट होता है। तो इस तरह से इसके पास 2 परिपथ हम बना सकते हैं कि या तो आप ऊपर वाले पॉइंट से एक अलग डिवाइस को कंट्रोल करिए, या आप नीचे वाले पॉइंट से किसी अलग डिवाइस को कंट्रोल कीजिए। तो इस तरह से 2 रास्ते यहाँ उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सिंगल। अच्छा, ये अभी भी सिंगल पोल है, यानी इसमें केवल एक फेज आ रहा होगा, कोई भी आर या वाई। अगर ये 2 पोल होता तो यहाँ पर 2 फेज हो जाते, यानी आर और वाई, यानी ये जो टर्मिनल होते हैं अब 6 हो जाते, और यहाँ जो 2 टर्मिनल है वो 4 हो जाते 2 पोल के अंदर। अगर 3 पोल होता तो यहाँ पर 3 पोल के अंदर क्या होता कि आपके यहाँ पर जो 6 व आपके ये 6 की जगह 9 हो जाते, और यहाँ पर ये आपके टर्मिनल जो है वो 6 हो जाते हैं। तो ये जैसे जैसे पोल बढ़ाओगे वैसे वैसे वहां पर क्या होगा, अलग अलग फेज के लिए आपको यहाँ कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। जबकि अगर सिंगल पोल है तो यहाँ पर केवल एक फेज के लिए ही आपको यहाँ पर रास्ता मिलेगा या कंट्रोलिंग करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए टू वे जो स्विच है इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं। इनका यूज हम सामान्यतः जो हमारी नाल की वायरिंग होती है या सीढ़ियों की वायरिंग होती है, जिसमें हम बोलते हैं ना कि भाई जाने से पहले नीचे से चलाया और ऊपर जाके वापस उसको दबाया तो वो बंद हो गया। तो इस तरह की जो वायरिंग होती है आपकी सीढ़ियों की वायरिंग बोलते हैं उसे, उसके अंदर लाइटिंग के लिए हम टू वे स्विच का उपयोग करते हैं। और सिंगल वे जो स्विच है उनका उपयोग हम सामान्यतः हमारे घरों में लाइट फैन जितने भी होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको ऑन ऑफ करने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट स्विच। अब देखिए इंटरमीडिएट स्विच भी आपको यहाँ दिखाया हुआ है, बस इसमें अंतर कितना क्या है, इसमें ये 4 कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 2 कॉन्टेक्ट्स एवरी टाइम क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जैसे ये कॉन्टेक्ट इस तरह से भी शॉर्ट हो सकते हैं और इस तरह से भी शॉर्ट हो सकते हैं। और जब आप इनको ऑन ऑफ करते हैं तो ये 2 कॉन्टेक्ट और शॉर्ट कर देता है बाद में। जैसे कि ये वाला स्विच देखिए, इसमें ये दोनों कॉन्टेक्ट शॉर्ट होंगे, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो ये क्या करेगा, इसको भी क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा और इसको ओपन कर देगा। और दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, जब आप इसको वापस दूसरी कंडीशन में ले जाओगे तो इसको तोड़ देगा और इसको जोड़ देगा। तो इस तरह से इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। इसका उपयोग गोडाउन वायरिंग आदि में अपन करते हैं, या एक ही लैंप को हमें कई जगह से ऑपरेट करना है या प्रचालित करना है तो वहां पर हम इंटरमीडिएट स्विच का यूज करते हैं। बेल पुश या पुश बटन स्विच, ये आपने देखे होंगे, आपके कई जगह देखे भी होंगे कि पहले घरों के बाहर लगे हुए होते थे पुश बटन, जिसको आप जब तक दबाओगे तब तक तो ये क्या होता था, परिपथ को चालू कर देता था, ऑन कर देता था। और जैसे ही आप बटन को ऊपर से हाथ हटाते हो
तो स्प्रिंग प्रेशर के कारण क्या होता है, ये वापस ऊपर की तरफ आ जाता है और ये कॉन्टेक्ट वापस क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो ये इस तरह से काम करता है। इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं, एक तो बेल जो आपका होती है इलेक्ट्रिक बेल, उसको ऑपरेट करने में हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आपके मशीनरी को चालू, जहां पर हमें टेम्परेरी रूप से मशीनरी को चालू करना हो किसी समय, जैसे कि मिक्सर के अंदर भी पुश बटन लगा हुआ होता है कि आपको एक नॉर्मल टाइम तक इसको यूज करना है और वापस उसको बंद करना हो। यानी एक निश्चित थोड़े से समय के लिए अगर किसी युक्ति को आपको चालू करना है तो वहां आपको पुश बटन मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पेडेंट स्विच। पेडेंट स्विच क्या होता है, आपने देखे होंगे बहुत से फैन ऐसे आते हैं जिसके ऊपर स्विच लटके हुए होते हैं और जैसे ही आप उनको खींचते हो तो वो फैन क्या होता है, चालू हो जाता है। इसी तरीके से आपके लैंप स्विच भी आते हैं जो छत से लटके हुए होते हैं और जैसे ही आप उसकी डोरी को खींचते हो वो ऑन हो जाएंगे, वापस उसको खींचोगे तो वो ऑफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार के स्विच जो होते हैं वो आपके पैडेड स्विच होते हैं। इनका उपयोग हम बाथरूमों में, वाटर हीटरों में या सोने वाले कमरों में पंखे या बत्ती को चलाने के लिए या बंद करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देखिए इससे क्या होता है, ये क्या एक आपकी इंसुलेटेड डोरी है जिससे क्या होगा, आपका कनेक्शन, आपका जो हाथ है वो इस स्विच से कनेक्ट नहीं होगा और आपको करंट लगने का खतरा नहीं होगा। तो इसलिए पानी आगे आदि पानी और आदि होता है वहां पर हमें क्या होता है, झटका लगने का ज्यादा खतरा रहता है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, पेडेंट स्विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका डबल पोल स्विच, जो कि मैंने आपको बताया था अभी। डबल पोल स्विच की ये होते हैं उसी प्रकार से हैं, बस उसमें क्या होगा, दो फेज हो जाएंगे। दो फेजों के लिए वहां कांटेक्ट एक साथ होगा। जैसे आप चालू करोगे तो दो फेज एक साथ चालू हो जाएंगे और जैसे ही बंद करोगे तो दो फेज एक साथ बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका आईसीडीपी स्विच। आईसीडीपी स्विच आपका, इसकी जो सर आवाज नहीं आ रही। सॉरी, चलो अभी आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूँ। आयरन क्लैड डबल पोल स्विच, ठीक है, आईसीडीपी स्विच बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर एक लोहे का बक्सा होता है जिसके अंदर इस तरह से दो फ्यूज यूनिट लगे हुए होते हैं और यहाँ पर एक शाफ्ट होती है जिस जो कि एक हैंडल से जुड़ी हुई होती है और इस शाफ्ट के ऊपर इस तरह से एक कंडक्टिंग पत्तियां, जो आप बोल सकते हो चालक पत्तियां होती है, वो लगी हुई होती है। और यहाँ पर दो खांचे होते हैं जिसमें से एक खांचे में यहाँ ऊपर से जो वायर होता है वो यहाँ जुड़ा हुआ होता है और दूसरा वायर आपका यहाँ से आगे जो सर्किट होता है उसमें चला जाता है। जैसे ही आप इसको कांटेक्ट को ऊपर करते हो तो ये दोनों पत्तियां क्या करती है, इन दोनों को शॉर्ट कर देती है और सप्लाई जो यहाँ ऊपर आ रही है वो आगे आपके सर्किट में चली जाती है। तो ये आपका आयरन क्लैड डबल पोल स्विच है। चूंकि देखिए इसमें डबल पोल है तो इसमें देखिए दो पोल एक साथ ऑपरेट हो रहे हैं। दो पोल का मतलब यहाँ एक सर्किट थे, ये वाला एक सर्किट, यानी आप दो फेज यहाँ कनेक्ट करोगे या फेज या न्यूट्रल एक साथ कनेक्ट करोगे तो दोनों क्या होंगे, एक ही समय पर चालू और बंद होंगे। तो इनका यूज हम सिंगल फेज लाइन को ऑन व ऑफ करने के लिए, जहां हम मोटर वगैरह सिंगल फेज लाइन मोटर्स यूज करते हैं वहां पर हम इसका यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, फेज और न्यूट्रल दोनों एक साथ ऑन और ऑफ होते हैं। अच्छा, इसका जो लोहे का बक्सा होता है, क्योंकि ये लोहे का है तो इसमें भी क्या होता है, करंट आने का खतरा रहता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना होता है कि इनके जितने भी लोहे के पार्ट होते हैं वो सारे आपके अर्थिंग से कनेक्टेड होने चाहिए। अगर ये प्रॉपरली रूप से अर्थ कनेक्टेड होने चाहिए, अगर ये अर्थ कनेक्टेड नहीं होंगे तो हमें इस पे खतरा रहेगा।
ये नॉर्मली 16 एम्पियर 30 एम्पियर आदि रेटिंग में उपस्थित होते हैं अपने, ठीक है ना। इनके जो स्पेसिफिकेशन है या आप विनिर्देशन बोल सकते हो कि इनको किस प्रकार से स्पेसिफाई किया जा सकता है, तो इनको करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग स्पेसिफाई किया जा सकता है। जैसे आपको 16 एम्पियर का आईसीडीपी स्विच चाहिए या 32 एम्पियर का चाहिए या उससे ज्यादा रेटिंग का चाहिए, तो इस प्रकार से आप इसको बांट सकते हो। वोल्टेज रेटिंग के अकॉर्डिंग भी आता है, 240 वोल्ट 500 वोल्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आपका आता है। और आवरण की शीट के अकॉर्डिंग कि भाई आपकी ये जो शीट है वो स्टील की लो आपको लेनी है या आपको लोहे की यूज करनी है, उसके अकॉर्डिंग भी आप इसको बांट सकते हो या आप वहां मार्केट में जाके मांग सकते हो। अच्छा, ये जो पत्तियां होती है ये सामान्यतः आपकी ब्रास की होती है, आपकी पीतल की पत्तियां होती हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका आईसीटीपी स्विच, जिसे आयरन क्लैड ट्रिपल पोल स्विच भी बोलते हैं हम। देखिए इसका डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ और हर पार्ट को दिखाया हुआ है, सेम टू सेम आईसीडीपी की तरह ही है। बस इसमें क्या होगा कि एक फेज के लिए यानी ट्रिपल पोल हो गया, 3 पोल हो गए, तो 3 फेज एक साथ आप यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। और 3 फ्यूज यूनिट यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 की जगह 3 पत्तियां लगी हुई है। और यहाँ पर एक स्प्रिंग मैकेनिज्म लगी हुई है जो कि क्या करती है कि जब ये बॉक्स ओपन होता है तब इस हैंडल को ऑपरेट करने से रोकता है। जब ये बॉक्स क्लोज होगा यानी बंद होगा तभी ये हैंडल ऑपरेट हो। इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैकेनिकल इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म हम यहाँ लगाते हैं। ये मैकेनिज्म आप अपने आईटीआई में भी देख सकते हो, ये वहां पर भी लगी हुई है कि जब तक आप बॉक्स को प्रॉपरली बंद नहीं करोगे तो उसका हैंडल ऑपरेट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अर्थिंग टर्मिनल है, ये न्यूट्रल लिंक है जिसपे न्यूट्रल आके कनेक्ट होगा। और यहाँ पर आपके तीनों फेज के लिए फ्यूज यूनिट लगे हुए हैं। और ये आपका यहाँ पर आपकी वो कॉन्टेक्ट्स लगे हुए हैं जिससे ये वायरिंग आपकी यहाँ आएगी, और यहाँ पर एक शाफ्ट लगी हुई है और जिससे ये हैंडल आपका जुड़ा हुआ है। ये जो शाफ्ट होती है आपकी ये इंसुलेटेड मटेरियल की होती है आपकी, ठीक है ना। और ये जो कंडक्टिंग मटेरियल ये पीतल की आपकी या ब्रास की आप बोल सकते हो पत्तियां इसमें लगी हुई है। तो यहाँ आप आईसीडीपी स्विच की पूरी संरचना देख सकते हो, ये कवर है इसका। ये सामान्यतः 16 एम्पियर और 400 वोल्ट तक में आपके उपलब्ध होते हैं। इनको भी हम धारा के अकॉर्डिंग विनिर्देशित कर सकते हैं, वोल्टता के आधार पर कर सकते हैं, आवरण के आधार पर कर सकते हैं, और न्यूट्रल लिंक है या नहीं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको विनिर्देशित कर सकते हैं। और इसमें जो फ्यूज लगा हुआ है उसके टाइप के अकॉर्डिंग भी हम, जैसे कि इसमें फ्यूज जो लगा हुआ है वो किटकैट टाइप का है या एचआरसी टाइप का है या कार्टिस टाइप का है, यानी ये फ्यूज किस प्रकार के हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको विनिर्देशित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका होल्डिंग एक्सेसरीज। देखिए होल्डिंग एक्सेसरीज में आपके जितने भी होल्डर आते हैं, लैंप होल्डर, आपके ट्यूबलाइट होल्डर है ना, ये सारे आपके होल्डिंग एक्सेसरीज में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंप होल्डर। देखिए एक लैंप होल्डर का उपयोग लैंप को पकड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पहले ये पीतल के आते थे मगर आजकल ये क्या है ब्रेकेलाइट के आने लगे हैं। और इसके अंदर की जो पत्ती होती है वो आपकी वहां पर पीतल की होती है। और इसके अंदर क्या होता है, जो टर्मिनल्स होते हैं वो टर्मिनल खोखले होते हैं और उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई होती है, जो कि आपके जैसे आप लैंप उसके अंदर लगाकर उसको फंसा कर घुमाते हो तो प्रेशर के साथ वो उस कॉन्टेक्ट को कनेक्ट रखती है ताकि आपके बीच में स्पार्किंग ना हो। अब देखिए आपके जो ये लैंप होल्डर होते हैं वो भी आपके निम्न कुछ अलग अलग प्रकार के होते हैं आपके।